हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। होता क्या है, सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि कोलिगेटिव मींस कलेक्शन, कलेक्शन पे डिपेंड करती है। और एक ये क्या है, प्रॉपर्टी लिखा हुआ लास्ट में, तो एक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है, कलेक्शन पे डिपेंड करती है। कलेक्शन पे डिपेंड यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। कौन से पार्टिकल, सोल्यूट, यानी कि नेचर पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है, नंबर पे, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर। नेचर मीन्स आप नॉन वोलेटाइल ऐड कर रहे हैं, आप यूरिया ऐड कर रहे हैं, ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं, या फिर कोई और नॉन वोलेटाइल इसमें ऐड करें, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कितना ऐड करते, कितने नंबर ऐड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आइए डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोसिस पहले ये देख लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उससे पहले देखेंगे ऑस्मोसिस। एक बार एक चीज देखिए, अगर अपने पास मान लीजिए कंटेनर है, इसमें एक मेम्ब्रेन लगा दी है, और ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, आधा। आधे पार्टिकल को पास होने देगी, आधे को नहीं होने देगी। है क्या ये मेम्ब्रेन है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो आधे पार्टिकल को पास होने देगी, आधे को पास नहीं होने देगी। आधे किसको पास होने देगी, दैट इज सोलवेंट। सोलवेंट को पास होने देगी, सोल्यूट को पास नहीं होने देगी। कैसे, मान लीजिए मैंने इसमें क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया है। यहां भी क्या है, सेम हाइट पे क्या है, वाटर है। इसमें मैंने डाला स्टार्टिंग में, इनिशियल में वाटर, और वाटर क्या है, सोलवेंट है। वाटर एज यूज किया है मैंने, सोलवेंट। अब इसमें क्या ऐड किया मैंने, मान लीजिए मैंने सोल्ट ऐड किया, NaCl। क्या ऐड किया है, सोल्ट, NaCl, और ये क्या है, सोल्यूट की टर्म में है। क्या है, सोल्यूट। यहां पे कंसंट्रेशन मान ली C1 है, इस कंटेनर की C1 है, और यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। अगर ये दोनों को पास होने देती मेम्ब्रेन, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये केवल और केवल एक पार्टिकल को पास होने देगी, दैट इज सोलवेंट। अगर ऐसा होता कि मेरे पास ये कंटेनर है, ये कोई भी मेम्ब्रेन है, यहां पे पार्टिकल है, सोल्यूट है, सोलवेंट है, कोई भी मतलब सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मान लीजिए NaCl का ही सॉल्यूशन है। अगर ये सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को पास होने देती है, C1 C2, मान लीजिए C1 कंसंट्रेशन ज्यादा है, C2 कंसंट्रेशन क्या है, कम। अगर दोनों को पास होने देती है, कहां से, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। यानी कि डायलिसिस में ऐसा होता है, सोल्यूट भी पास होता है और सोलवेंट भी पास होता है, दोनों पास होते हैं। अगर केवल एक पास हो, इन दोनों में से एक ही पास होगा, और वह क्या पास होगा, दैट इज सोलवेंट, क्योंकि सोलवेंट के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, स्मॉल होता है। कैसे पता लगेगा, मान लीजिए सोल्ट है अपने पास, Na+ और Cl- में वाटर में जाने के बाद टूट जाएगा, और इसके पास क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो चारों तरफ से क्या दिखाएंगे, अट्रैक्शन दिखाएंगे, और अट्रैक्शन दिखाने के बाद इसका साइज क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। और वैसे भी इसका साइज क्या होता है, लार्जर। यानी कि जो ये सोल्यूट पार्टिकल है, इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसलिए वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि जो ये पोर है, पोर साइज होंगे, ये क्या है, स्मॉल है। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए वाटर में मैंने ऐड की शुगर, साइज किसका बड़ा है, शुगर के पार्टिकल का, यानी कि किसको पास होने देगी, जिसका साइज क्या है, स्मॉल है, और स्मॉल साइज किसका है, वाटर का। अगर वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं, यानी कि शुगर सॉल्यूशन की बात की। अगर साल्ट सॉल्यूशन की बात की, तो इसमें सोल्ट जो है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, वो उसमें से पास नहीं होगा। यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो एक पार्टिकल को पास होने देगी, इट मींस सोलवेंट को पास होने देगी, सोल्यूट को पास नहीं होने देगी। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, A गिविंग B एंड देन B गिविंग A, यानी कि इक्विलिब्रियम है। यहां पे कंसंट्रेशन C1 मान ली, यहां पे कंसंट्रेशन C2 मान ली, यहां पे C1 है, यहां पे C2 है, वही मानी है। अगर कंसंट्रेशन C1 की ज्यादा है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, C1 की, तो मूवमेंट कहां से कहां होगी, यह पता लगा लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए इस कंटेनर में, यहां पे मैं लिख देता हूं, सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या है,
ज्यादा है, यहां पे सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अगर सोल्ट कम या ज्यादा है तो यहां पे वाटर क्या रहा होगा, कम रहा होगा, यहां पे वाटर की अमाउंट क्या रही होगी, ज्यादा। यानी कि सॉल्यूशन का लेवल देखो फिक्स है, यानी कि यहां सोल्ट क्या है, ज्यादा, वाटर क्या है, कम, और C2 कंसंट्रेशन जहां पे मैंने लिखा है सोल्ट क्या है, कम, और वाटर क्या है, ज्यादा। अब एक बात ये भी देखो, अगर वाटर ज्यादा है उसको, उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जहां पे सोल्ट की अमाउंट ज्यादा है उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम दे देंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम दे देंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब मूवमेंट किसकी होगी, सॉल्वेंट पार्टिकल की। यानी कि सॉल्वेंट, वाटर देखो, वाटर कहां पे ज्यादा है, वाटर तो C2 कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, तो मूवमेंट होगी पार्टिकल की कहां से कहां, C2 से लेकर के C1 में मूवमेंट होगी। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, C2 में डाइल्यूट, और यहां पे क्या है, कंसंट्रेटेड है। अब इस चीज को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह कहता है, आप सोलवेंट देखिए, जहां पे सोलवेंट ज्यादा है वहां से मूव करेगा लोअर साइड। यानी कि यहां पे देखिए वाटर ज्यादा है, सॉरी वाटर कम है, और C2 में वाटर क्या है, ज्यादा है, मूव करेगा वाटर जहां पे ज्यादा, यानी कि वाटर क्या, सोलवेंट, सोलवेंट की हाई कंसंट्रेशन टू सोलवेंट की लो कंसंट्रेशन। अगर मैं बात करूं केवल और केवल किसकी, सॉल्यूशन की, तो ये सॉल्यूशन कौन सा है, डाइल्यूट, और मूवमेंट कहां है, कंसंट्रेशन की तरफ, कंसंट्रेटेड की तरफ। यानी कि डाइल्यूट कंसंट्रेशन, डाइल्यूट से कहां की तरफ जा रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर मैं केवल और केवल वाटर की मूवमेंट की बात करूं तो वो वाटर कहां से कहां जाएगा, वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन पे। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। यानी कि ऑस्मोसिस में केवल एक चीज मूवमेंट करती है, दैट इज सॉल्वेंट, और डायलिसिस में दोनों चीज मूवमेंट करती है, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके आर पार जाते रहते हैं। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, अब थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा यहां से रफ कर लेते हैं अच्छे समझने के लिए। वही कंसंट्रेशन लेंगे C1 और C2, उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होगा, कितना होता है, सारी बातें जान लेते हैं। किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कितना डिपेंड करेगा, सब बातें देख लेंगे। मान लीजिए अपने पास एक कंटेनर था, यहां पे मेम्ब्रेन लगी थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वाटर का लेवल ये रहा होगा, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। वाटर का ये लेवल था, यहां पे क्या है, ये एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM नाम रख दिया। यहां पे भी सॉल्यूशन है, यहां पे भी सॉल्यूशन है, वही सोल्ट सॉल्यूशन है। यहां पे कंसंट्रेशन C1 है, यहां पे कंसंट्रेशन क्या थी, C2 थी। कंसंट्रेशन C1 क्या थी, ज्यादा, C2 कंसंट्रेशन क्या थी, कम। अगर यहां पे कंसंट्रेशन कम है यानी कि वाटर की अमाउंट ज्यादा है, तो ये क्या रहा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी, सोल्ट की, तो ये क्या रहा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि मूवमेंट होगी वाटर की C2 से C1 की तरफ, क्योंकि वाटर की अमाउंट यहां पे ज्यादा है, और मूवमेंट कौन करेगा, वाटर ही करेगा। अब यहां से मूवमेंट होती रहेगी, होती रहेगी, एक टाइम ऐसा आएगा ये यहां पे पहुंच जाएगा। देख लीजिए, ये जो कंटेनर है यहां पे क्या पहुंच जाएगा, ये सॉल्यूशन, यानी कि वाटर इस साइड आता रहेगा, टोटल सॉल्यूशन यहां पे चला जाएगा, और ये वाला कहां चला जाएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी कि यहां जो सॉल्यूशन का लेवल वो कम हो जाएगा, यहां पे C2 की तरफ, सॉरी C1 की तरफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा ये प्रेशर लगाएगा ऊपर से, और ये जो प्रेशर लगाएगा ये प्रेशर इसकी मूवमेंट रोक देगा, किसकी, वाटर की, सॉल्वेंट की। ऐसा प्रेशर जो इसकी मूवमेंट जस्ट स्टॉप कर दे, या फिर एक दो पार्टिकल उस साइड जाने लग जाए, या तो इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाए, या इसकी मूवमेंट C2 से C1 की तरफ रोक दे, ऐसे प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जस्ट स्टॉप कर दे, वहीं पे चेक कर लेंगे, वही प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, इसे बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किससे डिनोट किया जाता है, पाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये जो पाई है ये किस पे डिपेंड करता है, क्या ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जी बिल्कुल करता है। कंसंट्रेशन ही हम देखेंगे तभी मूवमेंट करवाएंगे, यानी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा।
दूसरा फैक्टर, जितना हीट करोगे उतने पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होगी, यानी कि टेम्परेचर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। यानी कि यहां से इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, सी एंड टी के, और पाई क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सी आर टी। आर क्या है, ये आर है गैस कांस्टेंट। न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त इसकी 6 वैल्यू लिखेंगे जी, ठीक है जी। अब देखिए कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं। कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लग सकता हूं, n बाई वी, तो यहां पे रखेंगे पाई इज इक्वल टू n बाई वी आर टी। अब इसको इस साइड ले आता हूं, v को, वॉल्यूम को, पाई v इज इक्वल टू एन आर टी। आपको थोड़ा थोड़ा फील आया होगा किस इक्वेशन का, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये 11th क्लास में पढ़ी जाती है गैसीय स्टेट में, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5 उसका नाम है। ये इक्वेशन सबको याद होती है, बच्चा चाहे कुछ भी ना करके आया हो, क्लास में बैठा हो, अटेंड की हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन उसको पक्का याद होती है। और यही इक्वेशन यहां पे आई है, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है, प्रेशर है, किसमें, गैसेज में। पाई क्या है, प्रेशर है, प्रेशर यहां पे पी लिया था, गैसेज का प्रेशर, तो यहां पे पी नहीं ले सकते और कुछ लेना पड़ेगा, दैट इज यहां पे क्या ले लिया, इसका मतलब पाई। इसलिए दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, लेकिन यहां पे गैसीय स्टेट में पड़ा था, यानी कि प्रेशर केवल और केवल गैस का था, लेकिन यहां पे देखिए ये प्रेशर जो हमने डिफाइन किया था वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर था। ये अपनी एक इक्वेशन आई है, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखिए जैसे जैसे मूवमेंट थी ये मूवमेंट रुक गई, ठीक है। अगर मैं इस पे और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊं इस साइड से, मूवमेंट कहां से कहां होगी, मूवमेंट फिर से C1 से C2 की तरफ चली जाएगी। यानी कि पहले मूवमेंट कहां थी, C2 से C1 की तरफ थी, अब मूवमेंट C1 से C2 की तरफ होगी। यानी कि जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है। इसी को नाम किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को आप बोलते हो आरओ। जो घरों में आरओ लगाया जाता है वो इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है और मूवमेंट होती है ज्यादा। अब एक बात ये आती है, आरओ काम कैसे करता है, यही प्रिंसिपल है जी उसका काम करने का। ऐसे ही मूवमेंट होती है, हमने प्रेशर लगाया और रिवर्स डायरेक्शन में क्या जाएगा, वाटर। यानी कि यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, यहां पे सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। अब आप ये सोचेंगे अपने पास तो वाटर है, वाटर है प्लस उसमें इंप्योरिटीज है, वो डर्ट हो सकता है, डिफरेंट टाइप के आयन हो सकते हैं, वो उसमें कंसंट्रेशन होगी कुछ ना कुछ, तो उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही बोल देंगे। डाइल्यूट बोलो, कंसंट्रेटेड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है आप किस तरह का वाटर ले रहे हैं। अब ये मूवमेंट होगी, वही क्या है, आरओ है। उसमें क्या होगा, मान लीजिए मेम्ब्रेन है, यहां से जो लिक्विड है अपने पास, वाटर है, वो यहां पे मूवमेंट होता रहेगा। यानी कि वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन में जाता रहेगा और इंप्योरिटी यहां नीचे बैठती रहेगी और ये वाटर है ये प्योरीफाई होके अपने आता रहेगा। हम इस वाटर को यूज कर लेंगे। लेकिन इस आरओ में दिक्कत एक आती है, दिक्कत ये है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट आयन है, कौन से आयन है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, ये जो आयन अपनी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, जरूरत होते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो इसमें क्षण जाते हैं, यानी कि एक साइड रह जाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, वो वाटर में नहीं जाते। इस वजह से दिक्कत हो जाती है। यानी कि उस पानी से हमारी प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड आयंस चाहिए वो हमें मिल नहीं पाते। इसीलिए आजकल कुछ ऐसे आरओ आते हैं जो ये मेम्ब्रेन है, कुछ सेलेक्टिव जो इंपॉर्टेंट आयन है अपने लिए, वो भी इसमें से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, ये एक बाद में बनाई गई थी मेम्ब्रेन, ये दूसरी लेके आए थे, पहले आरओ ये था, अब थोड़ा सा बढ़िया आता है। देखो अब भी दोनों आते हैं, ठीक है, लेकिन ये मॉडिफाई करके थोड़ा सा क्या आता है, बढ़िया टाइप का आता है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अब एक सवाल का जवाब आपको देना होगा, आप कमेंट में बता सकते हैं, देख लीजिए क्या रहा होगा। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, यहां पे वाटर डाल दिया, जितना यहां पे वाटर था उतना ही वाटर यहां पे डाल दिया,
इसकी कंसंट्रेशन का नाम दे दिया C1, इसको दे दिया गया C2। ये कंसंट्रेशन कब आई? जब मैंने इसमें कुछ मिक्स किया, ऐड किया। और वो मिक्स क्या किया? देखिए इसमें मैंने FeCl3 ऐड किया। क्या किया? FeCl3 एज ए सोल्यूट ऐड करूंगा। ये क्या है? सोलवेंट। सोलवेंट वाटर लूंगा। ये क्या है? सोलवेंट। और ये क्या लिया मैंने? वाटर। वाटर एज ए सोलवेंट। और यहां पे क्या लूंगा? यहां पे ले लिया मान लीजिए कुछ भी मान लो, यहां पे K4FeCN6 ले लिया। अगर मैंने ये ले लिया, अब जब दोनों को मिक्स करूंगा, ये डाल दे, ये भी एज ए क्या है? सोल्यूट है। और वाटर मेरा दोनों में क्या है? एज ए सोलवेंट है। अब जब दोनों को मिक्स करूंगा, इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो कलर कैसा आएगा? ब्लू कलर आएगा। अब आपको यह बताना है कि इसमें से ब्लू कलर कंपार्टमेंट सी वाले कंसंट्रेशन में आएगा या C2 वाले में आएगा। अब मैं कंसंट्रेशन भी आपको दे देता हूं। देखिए अब सवाल और आसान, 0.1 मोलर मान लीजिए और इसकी मान ली 0.05 मोलर कंसंट्रेशन। अब बता दीजिए हाई कंसंट्रेशन टू लो मूव करेगा या लो टू हाई मूव करेगा? तो आप बताइए ब्लू कलर किस कंपार्टमेंट में मिलेगा? कंपार्टमेंट का नाम रख लो, इसका C1 रख लो, इसका C2। 1 में मिलेगा या तो 2 में मिलेगा। कंसंट्रेशन चेक कर लीजिए किसकी ज्यादा है। तो इसका आंसर मैं बता ही देता हूं। आंसर बेहद आसान है, हमें ब्लू कलर मिलेगा ही नहीं। कमाल की बात है, ब्लू कलर उसमें मिलेगा जब ये दोनों क्या होंगे? मिक्स होंगे। और उससे भी कमाल की बात है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और एक चीज को पास होने देगी, दैट इज सोल्वेंट। सोल्यूट को पास नहीं होने देगी और सोल्यूट को पास नहीं होने देगी। दोनों क्या है? सोल्यूट। केवल और केवल मूवमेंट होगी किसकी? वाटर की होगी। तो हमें ब्लू कलर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये बात थी। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई कहां पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन। और डेली लाइफ में एप्लीकेशन देख लेते हैं, डेली लाइफ में क्या यूज होता है। आपने मान लीजिए एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने एक सेल डाल दी। कौन सी सेल? RBC, रेड ब्लड सेल डाली। जो सेल है, इस सेल की ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, कुछ भी बोलो, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कैसी है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि ये एक ही चीज को पास होने देगी, किसको? सोलवेंट को। केवल सोलवेंट उसमें से मूवमेंट करेगा क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज क्या है? स्मॉल है। अब ये सोलवेंट जब मूव करेगा, अगर मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो वाटर मूव करेगा जहां पे वाटर कम है। अगर अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है, बाहर क्या है? ज्यादा, सॉरी, अंदर कम कंसंट्रेशन, बाहर ज्यादा, तो मूवमेंट होगी कहां से? बाहर से अंदर, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर चेक करेंगे कहां पे ज्यादा है। ठीक है, वाटर की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन कैसे आई वही सोच लेना आपको। हमने इसमें ऐड किया है सोल्ट। सोल्ट ऐड किया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो मूवमेंट होगी। मान लीजिए यहां पे कंसंट्रेशन कम है, बाहर इस सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम है, यानी कि सोल्ट कम है, यानी कि वाटर क्या है? ज्यादा। अंदर इसके अपोजिट है, वाटर अंदर क्या है? कम है। तो मूवमेंट कहां होगी? सेल के अंदर की तरफ। अगर मान लीजिए इस कंसंट्रेशन को मैं चेंज कर दूं, अंदर कंसंट्रेशन मैंने क्या ले ली? ज्यादा, और बाहर कंसंट्रेशन, सॉरी यही केस फिर हो गया, अंदर कंसंट्रेशन क्या है? कम, और बाहर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। अगर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर क्या रहा होगा? कम, तो वाटर अंदर क्या रहा होगा? ज्यादा, तो वाटर मूव करेगा अंदर से बाहर की तरफ। क्या आपको यह बात समझ में आई? मूवमेंट देखेंगे वाटर की, कंसंट्रेशन बाकी NaCl है, FeCl, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम केवल देखेंगे सोलवेंट कहां पे ज्यादा है, सोलवेंट की मूवमेंट चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो सकता है? एक तो अंदर सेल में कम कंसंट्रेशन और बाहर ज्यादा हो, अंदर कम है तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर आएगा। अगर इसमें ज्यादा है तो मूवमेंट इस साइड हो जाएगी, यानी कि सेल के अंदर भी जा सकता है वाटर, सेल के बाहर भी आ सकता है। अगर सेल के अंदर गया तो क्या हो जाएगी? सेल ये क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, और फिर बाद में क्या हो जाएगी? ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी ये बाद में। ठीक है,
अगर सेल से बाहर आया वाटर तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और थर्ड केस ये है, जितनी कंसंट्रेशन बाहर है उतनी ही कंसंट्रेशन अंदर है, तो मूवमेंट कहीं नहीं होगी। ये 3 टाइप की अपने पास प्रोसेस होती है। अगर पानी बाहर आ रहा है, अगर बाहर आएगा तो उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, कहां पे लिखें, यहां पे लिख देते हैं। उस सॉल्यूशन का नाम होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि वाटर कहां पे आया है, वाटर बाहर की तरफ मूव किया है। बाहर की तरफ मूव किया है तो अंदर क्या रहा होगा, वाटर ज्यादा। वाटर अंदर ज्यादा तो कंसंट्रेशन NaCl की क्या रही होगी, कम। दूसरी बात, अगर वाटर सेल के अंदर मूव कर रहा है, सेल के अंदर मूव कर रहा है यानी कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है साल्ट की, ज्यादा, यानी कि वाटर क्या है, कम। और बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम। पानी क्या है, ज्यादा, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। उस सॉल्यूशन को नाम दिया जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड केस हम लेते हैं, अगर कंसंट्रेशन इक्वल है बाहर भी और अंदर भी, तो मूवमेंट कहां होगी, मूवमेंट कहीं नहीं होगी। उस सॉल्यूशन को नाम दिया जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 तरह के सॉल्यूशन अपने पास बन सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है अप्लाई कहां पे करते हैं, जब हम क्या देखते हैं, बीपी। और बीपी में बोलते हैं सोल्ट ना खाएं, यानी कि बीपी में नमक ना खाएं। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। अगर मैंने नमक खाया, नमक खा लिया, अंदर गया, इनहेल कर लिया नमक, तो अंदर क्या होगा, जो ये सेल है, सेल में क्या होगी, यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, बाहर ज्यादा, किसकी, NaCl की। और वाटर क्या है, कम। सेल के अंदर वाटर क्या रहा होगा, ज्यादा, तो मूवमेंट होगी वाटर की सेल से अंदर से सेल के बाहर। और सारा पानी कहां पे आ जाएगा, सेल के बाहर आ जाएगा, टिश्यू में आ जाएगा। फिर कहां पे चला जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा किसमें, ब्लड में। किसमें मिक्स हो जाएगा, ब्लड में। एक बार ब्लड में मिक्स हो गया तो हमें पता होना चाहिए बीपी होता क्या है। बीपी ब्लड प्रेशर होता है। फ्लो ऑफ ब्लड, एबिलिटी मतलब कैपेसिटी, ये छोड़ो, एबिलिटी छोड़ो। फ्लो ऑफ ब्लड को हम क्या बोल सकते हैं, बीपी, फ्लो ऑफ ब्लड, ये लिख सकते हैं। अगर ब्लड में क्या मिक्स हो गया, वाटर, वाटर मिक्स हो गया, उसकी मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी तो बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं जिसका बीपी हाई हो उसको नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाएगा बीपी और बढ़ जाएगा। अब ये सवाल है, जिसका बीपी हाई है वो नमक खाना छोड़ दे, क्या बीपी लो हो जाएगा, ना। ये इकलौता फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर गवर्न करते हैं। ये मैंने बायोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहां पे देख सकते हैं। यानी कि नमक ना खाएं, बीपी ज्यादा है, नमक ना खाने से बीपी कम नहीं होगा, और फैक्टर भी गवर्न करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अच्छा, क्यों, देखो होता क्या है, और फैक्टर जो गवर्न करते हैं, 1 लाख में से एक आदमी के पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि नमक कम खाए तो वो क्या हो जाए, उसका बीपी कम होना शुरू हो जाए। क्योंकि ऐसा 1 लाख में से एक ही होता है कि उसमें फैक्टर केवल और केवल क्या हो, नमक। ये पॉसिबिलिटी है, ये डेफिनेट नहीं होता कि हाँ ऐसा ही होगा, वो 1 लाख में ये भी है वो भी है ना, कोई भी हो सकता है। ये एक एस्टिमेट है, आइडिया है, कुछ पेशेंट पे लगाया गया था। ये था नमक वाला एग्जांपल। अब बात करते हैं जो कंटैक्ट लेंस हम लेते हैं। कंटैक्ट लेंस, उसको क्या रखा जाता है, एक स्पेशल सॉल्यूशन में रखा जाता है। कंटैक्ट लेंस क्या, वो आंखों पे लगाते हैं, वो अंदर जो चेंज हो जाती है वो कंटैक्ट लेंस, उसको एक स्पेशल सॉल्यूशन में रखा जाता है। और वो सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, तो वो पानी को क्या कर लेता है, बाहर ले लेता है, खींच लेता है। इसलिए वो कंटैक्ट लेंस क्या रहता है, सेफ रहता है, थोड़ा साफ रहता है। ठीक है, आप सिंपल वाटर में उसको नहीं डाल सकते। ठीक है, अगली एप्लीकेशन हम ले सकते हैं फिश की। किसकी, फिश की। और फिश कहां पे प्रेजेंट है, एक्वेरियम में। एक्वेरियम में मतलब जो फिश होती है वो दाने वाली फिश होती है, दाना होता है, उससे फिश बनेगी, उसे एक्वेरियम में डालेंगे। और एक्वेरियम में डालने के बाद क्या होगा, उसकी एक अलग कंसंट्रेशन होगी, तो वो फिश क्या करेगी, उसमें मूवमेंट करती रहेगी। अगर उसी फिश को आप उठा के किसी समुद्र में ले गए, किसी सी में ले गए, तो वहां पे सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या है,
ज्यादा। अगर सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन क्या है सोल्ट की, फिश के, कम, अगर अंदर कंसंट्रेशन कम है तो अंदर वाटर क्या है ज्यादा, तो पूरा पानी मछली का बाहर आ जाएगा और वो मछली क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। कभी आप मजे मजे में मछली को छोड़ दो कि नहीं आजाद करते हैं, आजादी के चक्कर में दूसरी आजादी न मिल जाए। ठीक है, तो ये फिश वाले ध्यान रहे। ठीक है, अब एक बार एक और देख लो, जो अचार होते हैं, पिकल्स होते हैं, पिकल्स में क्या किया जाता है, पिकल्स में हम या तो NaCl डालते हैं, नमक डाल देते हैं। ठीक है, कई चीजों में शुगर भी डाल देते हैं। उसकी वही वजह है, नमक जब डालेंगे, नमक डालने से उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी ज्यादा, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज उस पर आएगी तो वहां पे कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, और उस कीड़े के अंदर कंसंट्रेशन, कीड़ा मच्छर वगैरह जो भी है उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है कम, तो मूवमेंट होगी किसकी, वाटर की, अंदर से बाहर, वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा। दैट इज द रीजन। आपने सुना होगा शायद 100 सालों तक खराब नहीं होता, 1000 साल, मतलब ऐसी कहानियां हैं। उसकी वही वजह है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, कोई भी चीज उस पर आके बैठेगी, अटैक करने की कोशिश करेगी, उसका सारा का सारा पानी बाहर, और क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको यह बात समझ में आई, थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब देखिए, कभी कभार पेशेंट जो होते हैं, मतलब कोई भी आदमी, पेशेंट बीमार हो गया तो पेशेंट ही है, उसका गला खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, गला खराब। मान लीजिए गला है, ठीक है, इसमें यहाँ पे कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे क्या है, ये गला खराब है, खिचखिच होगी, देखो खिचखिच दूर करो, लग ही रहा होगा, देखो ये है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, वाटर है। ठीक है, अब हम पानी के गरारे करेंगे, पानी है उसमें नमक घोल लिया और गरारे करेंगे, आ ऊ की आवाज निकले, आ ऊ की आवाज इसलिए ताकि अंदर के पोर क्या हो जाए, पूरे खुल जाए, और उस पोर में वो सॉल्यूशन हम डालेंगे, जिस सॉल्यूशन से हम गरारे करेंगे वो अंदर चला जाए, वो अंदर जाएगा। जो हमने पानी लिया उसमें नमक या कोई भी चीज डालते हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, और अंदर कंसंट्रेशन क्या है कम, अंदर कम कंसंट्रेशन है तो पानी क्या है ज्यादा, तो वाटर मूवमेंट करेगा गले से बाहर से, सॉरी हाँ, गले के अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करेगा तो उसका गला क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल पोर्शन, अभी डिस्कस कर देंगे। देखिए एक बात मैं बताता हूं डिस्कस करने से पहले, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सिंपल हम डिस्कस नहीं करेंगे कि मान लीजिए जो हमने फार्मूला पढ़ा पाई वी इज इक्वल टू NRT, कि हम क्या करेंगे, N दे देंगे, T दे देंगे, R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वॉल्यूम दे देंगे, प्रेशर निकलवा लेंगे, या इनमें से आपको R की वैल्यू याद है, टोटल वेरिएबल इसके अलावा 4 बच गए, 4 में से कोई भी 3 दूंगा, 1 निकालूंगा, ये हम काम नहीं करेंगे, ये बहुत आसान काम है। ठीक है, जनरली बहुत खुश हो जाएंगे मैं वैसे मैं करवा दूं 2-4 कैलकुलेशन, लेकिन वो करवाने का फायदा नहीं है। स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल होंगे, जैसे जेई नीट एडवांस, कहीं भी कैसा सवाल आ जाए उससे वो सोल्व हो जाएगा, ऐसी टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, जितनी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बढ़िया है ना, उतने जबरदस्त आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ये बात ध्यान रहे। ठीक, हेलो फ्रेंड्स।